बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने फंगल इन्फेक्शंस के बारे में देखा। उसके बाद हम एंटी फंगल ड्रग्स को बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने एम्फोटेरासिन बी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फ्लूसाइटोसिन के बारे में पढ़ा, और आज इंशाल्लाह हम एज़ोल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज एंटी फंगल ड्रग्स हैं। एज़ोल्स आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो ड्रग्स हैं एज़ोल्स की आगे क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो एज़ोल्स को पहले समझ लेते हैं इंशाल्लाह, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह, इसके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह, इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह और इसकी केमिस्ट्री वगैरह। इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने बस घबराना नहीं है इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इसके केमिस्ट्री से। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है, जो एज़ोल्स हैं वो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, और इनको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, इमिडाज़ोल से और ट्राईएज़ोल। इमिडाज़ोल क्या है? ये स्ट्रक्चर है, एज़ोल का न्यूक्लियस है। इसमें जो एक्स है, अगर ये एक्स की जगह यहाँ पे कार्बन लगा होगा तो ये इमिडाज़ोल है, और अगर इसकी जगह नाइट्रोजन लगा होगा तो ये ट्राईएज़ोल है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, एज़ोल्स की क्लासिफिकेशन। अगर एज़ोल न्यूक्लियस के अंदर एक्स की जगह कार्बन लगा होगा तो हम इसको कहते हैं इमिडाज़ोल, और अगर नाइट्रोजन लगा होगा तो इसको हम कहते हैं ट्राईएज़ोल। तो केमिस्ट्री के बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन वही उसी बेस पे, इमिडाज़ोल की बेस पे और ट्राईएज़ोल की बेस पे हम करते हैं। इमिडाज़ोल के अंदर आता है कीटोकोनाज़ोल, मिकोनाज़ोल और क्लोट्रीमाज़ोल, और ट्राईएज़ोल के अंदर भी 4 ड्रग्स आती हैं। तो आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई होगी उम्मीद है। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, क्योंकि इसका मेन, हमें जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा तो हमें फिर इसका जो ड्रग्स का काम करने का तरीका भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है कि ये ड्रग काम कैसे कर रही होती है। बाकी चीज़ें फिर साथ साथ आती हैं, एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह भी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा कि मैंने एंटी फंगल ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हो कि जो एज़ोल्स होते हैं ना, एक होता है इर्गोस्टिरोल। ये फंगल सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इर्गोस्टिरोल। तो एज़ोल्स क्या करते हैं, वो इर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं। अब एक पॉइंट है, मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताया था कि जो है इर्गोस्टिरोल वो बनता है लेनोस्टिरोल से। ये आप देख रहे हो, ये इर्गोस्टिरोल है, ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये बनता है लेनोस्टिरोल से। एज़ोल क्या करता है, लेनोस्टिरोल की इर्गोस्टिरोल में कन्वर्जन को रोक देता है। इस कन्वर्जन को जब वो रोक देगा तो फिर इर्गोस्टिरोल की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी, तो जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगी, या उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लीक आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फंगल सेल डेथ के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मेन आपने ये याद रखना है कि जो इर्गोस्टिरोल है, ये क्या काम करता है, ये लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन को रोक देता है इर्गोस्टिरोल के अंदर। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली वीडियो में बताया था कि टर्बिनाफिन जो है मेडिसिन या एंटी फंगल ड्रग, वो क्या करती है, स्क्वालिन की कन्वर्जन को स्क्वालिन इपोक्साइड में कन्वर्ट होने से रोक देती है। ये मैंने पूरा ये जो डायग्राम है इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के अंदर, आप वो जाके देख सकते हो, बहुत ही आसान है। तो ये एक बात तो समझ आ गई। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, क्योंकि हमने पेपर में लिखना भी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे ही लिख दोगे पेपर में तो ये भी काफ़ी होगा इंशाल्लाह। तो वो कहता है जो एज़ोल है वो इंटरफेयर करता है फंगल सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के अंदर, ये परमिबिलिटी के अंदर कैसे करता है, वो इर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। सिंपल सी वर्डिंग में कि आपने ये इर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी वो अल्टर हो जाती है। तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्या करता है कि अल्टर कैसे करता है, कि जो फंगल का एंजाइम होता है 14 अल्फा स्टीरोल डीमिथाइलेज, ये लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन कॉज कराता है इर्गोस्टिरोल के अंदर। या इसको कहते हैं कि लेनोस्टिरोल की डीमिथाइलेशन कराता है फिर वो इसकी वजह से इर्गोस्टिरोल बनता है। कौन कराता है? 14 अल्फा स्टीरोल डीमिथाइलेज। अब ये एक एंजाइम है, ये कन्वर्जन कॉज करा रहा है लेनोस्टिरोल की इर्गोस्टिरोल के अंदर। तो हमारे जो एज़ोल है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि जो 14 अल्फा स्टीरोल डीमिथाइलेज है, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम की ही एक टाइप है, या P450 एंजाइम का ही एक एंजाइम है। ठीक है, ये अपने एक बात ये याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो एज़ोल है वो इनहिबिट करते हैं 14 अल्फा स्टीरोल डीमिथाइलेज को।
इनहिबिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट करने के। तो जब यही एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो फिर एर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा। सिंपल सी आसान सी चीज़ है। अच्छा, जब ये इनहिबिट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, वही बात वो रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये था, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कोई लंबा चौड़ा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नहीं। तो अब एक और बात वो ये कहते हैं कि जो ट्राइएजोल जो हमने ऊपर पढ़ा है जिसके अंदर नाइट्रोजन लगा होता है, वो कहता है कि वो मोर सेलेक्टिव है फंगल सेल। मोर सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि मोर सेलेक्टिवली सिर्फ फंगल सेल को ही डैमेज करेगी, मोर सेलेक्टिवली फंगल सेल की सेल मेम्ब्रेन को ही बनने से रोकेगी, सेल मेम्ब्रेन के एरिकोस्टिरोल के। जबकि जो इमीडाजोल है वो लेस सेलेक्टिव है, वो फंगल सेल के अलावा जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स वगैरह हैं उनको भी वो डैमेज कर सकती है। अगर वो उनको भी डैमेज करेगी तो इसीलिए इसके फिर साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम इसके क्लिनिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे एर्गोस्टिरोल के। अब क्लिनिकल यूजेस भी आसान है। पहली बात तो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। पीछे हमने फ्लू साइटोसिन पढ़ा था तो वो नैरो स्पेक्ट्रम थी। एम्फोटेरासिन बी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी। तो याद रखना है कि ये जो ड्रग है एजोल्स, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब ये इफेक्टिव होते हैं कैंडिडा स्पीशीज़ के खिलाफ और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के खिलाफ ये इफेक्टिव हैं। अब मैंने जब हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा था या सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ा था, हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे एंटी फंगल या फंगल एजेंट्स हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स को उसे कहते हैं ट्रू पैथोजेंस, और एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस वो होते हैं जो सिर्फ इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही कम्प्रोमाइज हुआ होता है, सिर्फ उन इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो कैंडिडा स्पीशी है और जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स हैं, ये भी उन दोनों उसी क्लास से अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं। ये सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज हुआ होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो हम जो एजोल्स हैं वो इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इनका यूज़ कैंडिडा स्पीशीज़ के खिलाफ और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स के खिलाफ। दूसरा क्या है कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि एक होता है सिस्टेमिक माइकोसिस जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इन्फेक्शन है, एक होता है सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन, एक होता है क्यूटेनियस इन्फेक्शन। हमने वो उसकी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी पहले वीडियोस में। अगर आपने वो देखी हुई तो आपको समझ आ जाएगी कि सिस्टेमिक माइकोसिस क्या होता है। तो जो एजोल्स हैं वो सिस्टेमिक माइकोसिस के खिलाफ भी इफेक्टिव हैं। सिस्टेमिक माइकोसिस की भी उसने आगे एग्जाम्पल्स देखी हैं जिसके अंदर है ब्लास्टोमाइकोसिस है, कोकिडियोमाइकोसिस है और हिस्टोप्लाज्मोसिस है। इनकी डायग्राम्स आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये दूसरा यूज़ हो गया। और तीसरा इसका यूज़ है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स वो कैसे सुपरफिशियल जो फंगल इन्फेक्शन है उसको हम कहते हैं डर्मेटोफाइट्स, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन को। तो जो एजोल्स हैं वो डर्मेटोफाइट्स के खिलाफ भी वर्किंग करती हैं। तो उम्मीद है ये तीन आपको यूज़ समझ आ गए ही होंगे। एक है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ, एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन के खिलाफ, और जो डर्मेटोफाइट्स हैं ये टॉपिकल या आप कह लो सुपरफिशियल जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होते हैं उन इन्फेक्शन के खिलाफ भी ये यूज़ होते हैं। इसी तरह जो एस्परगिलस इन्फेक्शन है ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली होता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इट्रोकोनाजोल और वोडिकोनाजोल को हम यूज़ करते हैं एस्परगिलस स्पीशीज़ के खिलाफ। चौथा यूज़ हो गया। उम्मीद है आपको यूज़ समझ आ गया होगा। अब लास्ट यूज़ डिस्कस करने के बाद मैं इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और आखिरी वो कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एम्फोटेरासिन बी के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। कैसे पैदा कर लेते हैं? कि उनके इंट्रिंसिक का मतलब है कि नेचुरली उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है। कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनके अंदर नेचुरली रेजिस्टेंस होती है एम्फोटेरासिन बी के खिलाफ। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हम एजोल्स को भी एजोल्स को अब कह लो इफेक्टिव है, यूज़फुल है। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? वो है पी बॉडी। पी बॉडी जो है वो क्या है, नेचुरली रेजिस्टेंस है एम्फोटेरासिन बी के खिलाफ। तो उसके लिए हम फिर एजोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। और उसके अलावा वो कहता है कैंडिडा स्पीशीज और सी न्यूफॉर्मन्स जो कि सिर्फ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर होता है उनके खिलाफ इफेक्टिव है। हम सिस्टेमिक माइकोसिस जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन है या हमारे जो बॉडी के अंदर जो डीप ऑर्गन्स हैं उनके जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ भी हम एजोल यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे टॉपिकल इन्फेक्शन है डर्मेटोफाइट्स हैं तो उसके खिलाफ भी हम जो एजोल है वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लिनिकल यूज़ इसका समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और लास्ट पे है इसका एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स हम एजोल के एज अ ग्रुप डिस्कस करेंगे। बारी बारी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, वो जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके साथ एडवर्स इफेक्ट बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। ऑन एन एवरेज एज अ ग्रुप इनके एज मच एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं एज अ ग्रुप, ठीक है। और इनके जो मोस्टली जीआईटी से रिलेटेड ही आप कह दो जीआईटी अपसेट से रिलेटेड इसके साइड इफेक्ट्स हैं।
और लास्ट वो ये कहता है कि जो लीवर एंजाइम है उनको एबनॉर्मल कर देता है। अब ये एबनॉर्मल कैसे करता है, जो मेरे जहन में आ रहा था, जो मैंने मुझे समझ आई है वो ये है, मे बी डिफरेंट करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि चूँकि ये साइटोक्रोम P450 के एंजाइम को इनहिबिट करता है फंजाई के अंदर, तो इसी तरह हमारे अंदर भी तो साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स हैं या लीवर के एंजाइम्स हैं, तो मे भी उनको इनहिबिट करने के साथ साथ ये हमारे जो लीवर के एंजाइम्स हैं उनको भी इनहिबिट करते हैं। इसलिए वो मैंने ये डिस्कस किया था कि जो ट्राइएजोल्स हैं ये मोर सेलेक्टिवली हैं, ये सिर्फ फंजाई के एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जबकि इमिडाजोल जो है वो लेस सेलेक्टिव है, वो मे बी या हमारे जो लीवर एंजाइम्स है उनको भी इनहिबिट कर दे, इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा थे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। मैं देख लेता हूँ कोई और चीज़ रह तो नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और ये मैंने एक टेबल ऐड किया हुआ है, इसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स डिफरेंट ड्रग्स जो हमारे पास 5 एजोल्स की ड्रग्स हैं उनके बारे में मैंने एक टेबल मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो वो मैंने ऐड कर दिया। आप उम्मीद है आपको भी ये काम आएगा, क्योंकि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हमें ये पता चलेगा। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं ना, कि किसकी एब्जॉर्प्शन हाई है, किसकी एब्जॉर्प्शन लो है, या किसकी वाटर सोलेबिलिटी है भी या नहीं है, या सीरम के अंदर कंसनट्रेशन। सबसे पहले आप देख लेते हैं कीटोकोनाजोल, इसकी वाटर सोलेबिलिटी लो है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल दो वजह से हो सकती है, एक फूड इनटेक की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हमने फूड खाना खाया है तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है फॉर एग्जांपल बढ़ गई है, कम हो गई है, या स्टमक का जो पीएच का लेवल था वो ज़्यादा है या कम है। इस तरह अब मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन वेरिएबल इसलिए है या पीएच की अल्टरेशन की वजह से या फूड की अल्टरेशन की वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरिएबल हो जाती है, इस तरह इट्राकोनाजोल की। अब आप जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे ये तो सिंपल सी बात है कि ये वाटर सोल्यूबल है या नहीं है, हाई लो है या हाई है। इसका मतलब है ये लिपोफिलिक है, ये भी लिपोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर सोल्यूबल है, इसका ये भी हाइड्रोफिलिक है, ये लिपोफिलिक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, उसकी भी वेरिएबल है, इसकी इनकी नॉर्मल हाई है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनका एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले ड्रग्स के जो फूड की इंटेक है या पीएच का एज मच इन पे इफेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सीरम कंसंट्रेशन। तो इनकी इसकी 0.1 से लेस देन 0.1 है, लेस देन 0.01 है, और ग्रेटर देन 0.07 है। इसका मतलब है ये ड्रग्स बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में पेनिट्रेट करती हैं, इवन कि ये CSF में भी जाती हैं। जबकि हमने एम्फोटेसिन बी के केस में पढ़ा था कि वो उसकी CSF के अंदर पेनिट्रेशन बहुत कम होती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, हाफ लाइफ इनकी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो कीटोकोनाजोल भी वेरिएबल था, लेकिन इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 7 से 10 घंटे, जबकि इट्राकोनाजोल की हाफ लाइफ देख रहे हो 24 घंटे से 45 घंटे। अब इट्राकोनाजोल की ज़्यादा क्यों है, कीटोकोनाजोल की कम क्यों है? इसकी जो पॉइंट मुझे समझ आया है कि जो कीटोकोनाजोल है ये जो हमारे लीवर एंजाइम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, और जो लीवर एंजाइम है फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर। जब इसको कीटोकोनाजोल की इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा, तो फिर इसका काम का एक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इसकी कन्वर्जन हो गई है, तो इसलिए इसका जो हाफ लाइफ है वो कम है। इट्राकोनाजोल को जो एक तो इसकी एंजाइम के साथ इंटरेक्शन कम है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लीवर के एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर वो इट्राकोनाजोल को तोड़ भी देंगे लीवर के एंजाइम्स, तो जिस जो पार्ट्स में तोड़ा है वो भी एज अ ड्रग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है। इसी तरह फ्लूकोनाजोल है, वोडिकोनाजोल का भी हाफ लाइफ देख रहे हो कम है। इसी तरह जो पोसाकोनाजोल, तो ये टेबल उम्मीद है आपके लिए आसानी होगी आपको समझने में, और हमें ये पता चल रहा होता है कि इसकी फार्मूलेशन हम कौन कौन सी फार्मूलेशन इसकी दे सकते हैं। ओरल है, 2 ओरल और IV है। तो आपने जनरल बस ये याद रखना है कि इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी क्या है, इनकी एब्जॉर्प्शन क्या है, मेन हाफ लाइफ होती है कि हाफ लाइफ कितनी है, क्योंकि हाफ लाइफ की बेस पे ही हम डोज को एडजस्ट करते हैं। तो उम्मीद है आज को आपको आज का टॉपिक ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।